दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग विज्ञान के कुछ गेसिंग किया हुआ प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है वो है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। उसके बाद चौथा प्रश्न है अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न है क्रांति कोण यानी कि क्रेटिकल एंगल किसे कहते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। दोस्तों इस वीडियो में हम 6 प्रश्न का आपको उत्तर बताने वाले हैं और 6 में 6 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई प्रश्न याद है तो अच्छी बात है, इस वीडियो को देखिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। और जो प्रश्न याद नहीं है उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस पर हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से इस टारगेट को पूरा कीजिए। आप लोग दोस्तों लाइक का टारगेट पूरा करते जाइएगा तो हम आपके लिए अच्छा क्वेश्चन गेस करके लाते जाएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। दोस्तों लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, तो देखिए इसका उत्तर क्या दिया हुआ है। कहता है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। दोस्तों कहता है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, यानी कि लेंस की यहाँ पर होगा लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो गया कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। ये इसका उत्तर हो गया। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए कहता है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें, कहता है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों इसका उत्तर में क्या लिखना है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों इतना उत्तर आपको लिख देना है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। देखिए तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है। दोस्तों कहता है कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तृत होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का यह सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या लिखना है कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तृत होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और उसके बाद लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन नियम है, तो देखिए पहला नियम है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर
अभिलंब यानी कि यहाँ पर देखिए आपतित किरण, उसके बाद दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हो जाएगा कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला जो नियम है वो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। दोस्तों अवतल दर्पण का आपको उपयोग लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है या फिर अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पहला उपयोग में क्या लिखना है, कहता है कि बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है, यानी कि जो सौर ऊर्जा के लिए कहने का मतलब हुआ सोलर कुकर में हम लोग सौर ऊर्जा से हम लोग भोजन पकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पहला में लिखना है कि बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा उपयोग इसका क्या है कि लिखना है कि इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा सेविंग दर्पण यानी कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो इसका उपयोग है वो चौथा है, कहता है कि दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग यानी कि इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि जो दंत चिकित्सक विशेषज्ञ होते हैं वो रोगी का परीक्षण करने के लिए यानी कि रोगी का जो आँख, कान, नाक ये सब का परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद आइए पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि क्रांति कोण यानी कि क्रेटिकल एंगल किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। दोस्तों जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण R सघन माध्यम में बने आपतित कोण I से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक सम कोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना कोण आपतित कोण जो होगा वो क्रांति कोण कहलाता है। तो देखिए इससे आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए इसको हम फिगर से आपको समझाते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ऊपर सघन माध्यम है, जैसे ऊपर मान लीजिए कि विरल माध्यम है, जैसे ऊपर में हवा है, ठीक है, ऊपर में हवा है और नीचे में क्या है, जल है। तो क्या होता है कि देखिए ये इसका मान लीजिए कि अभिलंब है, तो जब किरण इस तरह से देखिए आपतित होता है तो क्या होता है, सघन माध्यम से देखिए सघन माध्यम से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। और जब यह विरल माध्यम से जाएगा तो वह सघन माध्यम से जाएगा तो वह विरल माध्यम से क्या होगा, अभिलंब के परे हटता है। तो देखिए जब इस तरह से जाते जाते यह जो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो ये जो कोण कहलाएगा, यानी कि जो सघन माध्यम में बना जो कोण होगा वो क्या कहला जाएगा, क्रांतिक कोण कहला जाएगा। यानी कि देखिए इस तरह से अभिलंब है और इसमें कोई एंगल से मतलब कि ये किरण गया और ये क्या हो गया, इस पे लौट गया, यानी कि 90 डिग्री कोण पर वह लौट गया, तो क्या होगा, इसके सापेक्ष जो सघन माध्यम में कोण बनेगा वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो दोस्तों इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम आपको लिए एक प्रश्न देंगे HW के रूप में, तो उसका प्रश्न का उत्तर आपको खुद से देना होगा। तो छठा प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण यानी कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। यानी कि इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है और जो वस्तु है वो दोनों का साइज है वो क्या है, बराबर है। और जो धनात्मक चिन्ह जो है वह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। यानी कि
प्लस एक का मतलब क्या हुआ कि प्लस एक मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बराबर है, और प्लस का मतलब है कि यह जो धनात्मक चिन्ह है ये किसको दर्शाता है कि प्रतिबिंब है वो सीधा है और क्या है, आभासी है। तो दोस्तों 6 में 6 प्रश्न हम यहाँ पर इसको डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद एक प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, इसका जवाब आपको खुद से कमेंट बॉक्स में दे देना है। देखिए कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, बी है 150 किलोमीटर पर आवर, सी है 1.5 किलोमीटर पर आवर और डी है कितना है 1500 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी प्रश्न के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस विषय का वीडियो चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।